नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कल जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रहेंगी। रिम्स में भी ठप रहेंगी ओपीडी सेवा। कोलकाता में आंदोलन के समर्थन में यह हड़ताल की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। कल जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल होगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल रहेगी। रिम्स में भी ठप रहेगी ओपीडी सेवा। कोलकाता में आंदोलन के समर्थन में हड़ताल की जा रही है। और रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड चुनाव का जल्द ऐलान हो सकता है। किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसको अगर सच माना जाए तो कल ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। इधर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी संकेत दिए हैं कि कल ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए किए जाने को लेकर असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि कल जब चुनाव का ऐलान हो रहा है, ऐसे में हेमंत सरकार के इस फैसले का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गोगो दीदी योजना से घबराकर हेमंत सरकार ऐसे फैसले ले रही है। अगर सरकार को देना ही था तो 5 साल से महिलाओं को क्यों ठग रहे थे। 60,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट पर शीर्षक करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा। तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं। इधर झारखंड में कल चुनाव के ऐलान के हेमंत बिस्वा शर्मा के संकेत पर सीएम हेमंत सोरेन ने निशाना साधा है। कल चुनाव की घोषणा की संभावना पर जेएमएम की बैठक के बाद जब हेमंत सोरेन से सवाल किया गया तो उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर सीएम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जेएमएम की बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ने कहा कि कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। वो तो देश के भगवान है, कुछ भी बोल सकते हैं। सर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बना, क्योंकि बात आ रही है कि आप 50 से 51 सीटों पर लड़ेंगे, पहले की तरह खाका तैयार होगा। ये गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन सरकार 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। झारखंड में बहुत जल्द होगा विधानसभा चुनाव का ऐलान। इसी हफ्ते चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना। झारखंड में 2 से 3 चरण में हो सकते हैं चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है और घोषणा होते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दरअसल 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि 5 जनवरी को 5वें झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। झारखंड के नेताओं ने दीपावली और छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की थी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जहां पर 2 से 3 चरणों में चुनाव संभव माने जा रहे हैं।
साल 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। इस बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग को लेकर अपनी जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा अपने सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग को लगभग तय बता रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई है। चुनाव आयोग त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर ये माना जा रहा है कि काम करने वाले मतदाता अपने अपने घर जाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहार के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान की संभावना को देखते हुए दिल्ली में कल बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड से इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन होगा। और रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जमुना से पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही डॉक्टर मंजू कुमारी ने अपने पिता सुकर रविदास के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। मिलन समारोह के दौरान चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सीटों के मुद्दे पर आजसू के साथ बातचीत फाइनल हो चुकी है। आजसू को 9 से 10 सीटें दी जा सकती हैं या फिर ये संख्या 11 भी हो सकती है। उन्होंने जल्द ही सूची जारी करने की बात कही। और उस क्षेत्र में ये जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है। सबको वहाँ पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना, और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है। और जहाँ जहाँ नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहते हैं। तो अगली 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला पार्टी से भरोसा मिला है, पार्टी शामिल किया है तो आशीर्वाद मिलेगा। तो खबर है कि कल झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। उससे ठीक पहले हेमंत सरकार ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों की राशि 2.5 गुना बढ़ा दी है, जो दिसंबर से लागू होगी। यानी लाभुकों को हर महीने जो 1000 रुपए मिलता है वो बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी, जिसका फायदा करीब 50 लाख महिलाओं और लड़कियों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। हालांकि हेमंत सरकार के इस फैसले को बीजेपी की प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने के वादे का जवाब माना जा रहा है। हम लोगों ने, पूरे मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपये का है उसको बढ़ा करके 2500 रुपये करेंगे। 2500 2500 2500 तो दिसंबर सर चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल गए। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेले। देखिए, हम लोग घोषणा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं। ये घोषणा वाली सरकार नहीं। हमारे विपक्ष को तो 5 साल में कुछ दिखाई नहीं। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन भी काफी खुश हैं और कहा कि इससे महिलाओं और सशक्त होंगी। सम्मान की बात पहले है आत्मविश्वास की, अगर उनको बढ़ाने का, जगाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है और इनसे महिलाएं खुश हैं। जब ये महिलाएं खुश हो रही थी तो अब ये 1000, 2000 ये इसके, अब इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब आप खुश हो रही हैं हमारी महिलाएं कि अब जब 2500 रुपए मिलेगा तो मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है।
तो हेमंत कैबिनेट की बैठक में 19 बड़े फैसले लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं बड़े फैसले, वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। 19 बड़े फैसले कौन कौन से हैं ये समझना बहुत जरूरी है। बोकारो में नेतर हाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खुलेगा। कौन कौन से 19 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है चुनाव से पहले और उसमें ये कैसे विधानसभा पर असर डालेगा वो भी हम आपको बताएंगे। हेमंत सरकार के जो फैसले हैं वो अनाथ दिव्यांगों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना ये लेकर आई है सरकार। इसके अलावा अगर बात करें तो वाल्मीकि योजना के तहत 4000 तक की सहायता राशि अब दी जाएगी। ये बड़ा फैसला है। करीब 1200 लाभुकों का ट्यूशन फीस सरकार देगी। जो 1200 लाभुक होंगे उनकी ट्यूशन फीस भी सरकार देगी। पारा शिक्षक सहायक शिक्षकों को ईपीएफ दिया जाएगा जो उनकी लंबे समय से मांग भी थी। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को भी ये ईपीएफ दिया जाएगा, ये लगातार मांग भी कर रहे थे। असम में चाय बागान आदिवासियों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। असम के चाय बागान में करीब 15 लाख आदिवासी हैं, उनके लिए यह कमेटी बनाई जाएगी। चाय बागान आदिवासियों की स्थिति की समीक्षा होगी। स्थिति की समीक्षा का भी भरोसा दिया जा रहा है चुनाव से पहले। असम में आदिवासी को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है और ऐसे में विशेष कमेटी असम का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेगी। फिलहाल तो ओबीसी का दर्जा उन्हें प्राप्त है, लेकिन जब कमेटी उसका जो असल स्थिति है उसकी समीक्षा करेगी उसके बाद उनकी स्थिति में क्या चीजें बदलनी चाहिए उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और ईडी की छापेमारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची के चाईबासा तक छापेमारी की गई है। पेयजल विभाग में अवैध निकासी मामले से जुड़ी मामले में यह छापेमारी की गई है। छापेमारी में कैश मिलने की खबर मिली है। 50 लाख से ज्यादा कैश मिलने की खबर मिल रही है। ईडी की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर छापेमारी की गई है। रांची में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। मंत्री के घर करीब 10 घंटे तक रेड चलती रही। व्यवसायी वेदांत खिरवाल पर दबिश दी गई। व्यवसायी के घर से 5 बैग लेकर गई है ईडी। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यह छापेमारी की गई। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर रांची की, दूसरी तस्वीर रातू रोड की, तीसरी तस्वीर चाईबासा की, चौथी तस्वीर हरिहर सिंह रोड की और 5वीं तस्वीर जो है डोरंडा की है। और पेयजल विभाग से हुई 23 करोड़ की अवैध निकासी मामले में ईडी के अधिकारियों ने आज कई जगहों पर एक साथ रेड की। इसी फहरिस्त में चुटिया इलाके के बोधराज इनक्लेव में संजय कुमार सिंह के फ्लैट पर ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी। इस छापेमारी में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। में अवैध निकासी मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में राजधानी रांची, जमशेदपुर और चाईबासा इलाकों में अगर कहा जाए तो जिलों में ईडी के द्वारा दबिश दी गई और करीब 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में दबिश दी है। पूरा मामला जो है वो सदर थाने में एक अवैध निकासी का मामला दर्ज हुआ था जिसमें कि 23 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। उसी मामले को लेकर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो ईडी का जारी है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि चुटिया इलाके स्थित ये संजय कुमार सिंह का आवास है जहां पर ईडी के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और तमाम कागजातों को खंगाल रहे हैं। अब पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर किन लोगों की क्या कुछ संलिप्तता है और इस पूरे नेक्सस में कौन लोग जुड़े हुए हैं और इस नेक्सस का दायरा कितना बड़ा है। इन तमाम चीज़ों की जांच इस वक्त जारी है। देखना होगा जब जांच पूरी होती है तो क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कौन कौन से लोग अभी भी पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों का नाम कब तक सामने आता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर से है जहां जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। धरना देते हुए एम्बुलेंस कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको यह भी बताएं कि 3 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो हड़ताल को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। 3 महीने के
वेतन भुगतान की मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 6 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। 3 महीने का बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्थायी करने की मांग को लेकर भी यह हड़ताल हो रही है। 6 सूत्री मांगों में भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय का भुगतान भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएफ, ईएसआईसी और दुर्घटना बीमा लाभ की भी मांग की गई है। 108 कर्मचारी हैं जो कि हम लोग पूरा 24/7 काम करते हैं। काम करने के बावजूद भी हम लोग को मानदेय समय समय पे नहीं दी जाती है और हम लोग का जो भी पैसा दिया भी जाता है उसमें भी 1500 काट के दिया जाता है। इसी मांग के लिए कि हम लोग को समय से सारी पैसा भुगतान किया जाए और आउटसोर्सिंग का जो है आउटसोर्सिंग से हम लोग को दूर रखा जाए। हम लोग का हर साल जैसे टेंडर खत्म होने का टाइम आता है तो उस टाइम हम लोग को पेमेंट रोक दिया जाता है और जैसे पेमेंट रोकने के बाद भी हम लोग से काम लिया जाता है। जब लास्ट में आखिर में जब टेंडर चेंज हो ही जाता है तो उस वक्त हम लोग को अगला कंपनी जैसे हम लोग को 2 महीना का पेमेंट नहीं मिला। इस कंपनी भी उसी तरह मतलब एक तो टारगेट बना के रखा है कि अभी एक महीना से पार हो गया पेमेंट। और धनबाद में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। आंगनबाड़ी सेविका ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको यह भी बताएं कि 5 अक्टूबर से राज्य भर की आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी को लेकर आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविकाओं का जुटान हुआ। राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, मिनिमम मजदूरी हमको दिया जाए, जो सभी का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही हम मांग है और कुछ ज्यादा हम नहीं मांग कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं किया गया। तो आगे आपको क्या करनी है अगर मांग करें? आगे मेरा आज अगर कैबिनेट में हमारी कुछ फैसला मानी जाती है तब तो हम हड़ताल तोड़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मेरा इसी तरह हड़ताल जारी रहेगा। और गुमला में डीसी ऑफिस के सामने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियमित मानदेय मिलना, पोषाहार की राशि मिलन समेत 8 सूत्री मांगे सरकार नहीं मान रही और अपने काम के अलावा निर्वाचन का कार्य भी करवाया जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश कुमार भगत। 5 तारीख से आंगनबाड़ी की जितनी सेविका और सहायिका दीदी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल कर रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के कलेक्ट्रेट में। आप देख सकते हैं यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो सेविका और सहायिका जो है यहाँ पे जुटी हुई है, वो डीसी ऑफिस के सामने यहाँ पे जुट करके प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि इनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार अविलंब पूरा करे। का जो मानदेय मिलता है उसका आधा मानदेय दिया जाए पेंशन के आधार पर। ये नहीं कि वृद्धा पेंशन, मैया पेंशन हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे तो अपना मानदेय जो 40 साल हम लोग खटे हैं। जिम्मेवारी सरकार की होती है क्योंकि जो भी अभी कुपोषण से बच्चे मुक्त हो रहे हैं, हम लोग हड़ताल में हैं तो ये सरकार के कारण हो रही है। अगर हम लोग को नियमित पोषाहार की राशि मिलता, मानदेय मिलता, हम लोग का मांग 8 सूत्री पूरी होती तो हम लोग काम करते हैं। हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग का मांग है कि हम लोग का सबसे पहले सरकारीकरण किया जाए। सेविका को 25,000 कम से कम, सहायिका को 12,500 दिया जाए। अभी सेविका सहायिका को जो अतिरिक्त काम दिया जाता है, जो हम लोगों का काम है 6 घंटा, तो उससे ज़्यादा हम लोग 36 घंटा काम कर रहे हैं, जिसमें बीएलओ का काम है। बीएलओ का काम निर्वाचन के द्वारा हम लोगों को कहा गया है कि उसको करना है, नहीं तो चयन मुक्त किया जाएगा सेविका से। तो ये काम से हम लोगों को मुक्त किया जाए और अगर हम लोगों को अतिरिक्त काम दिया जा रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाए। मांग है, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इसका प्रभाव जो आपको बता दें, जो बच्चों पर देखा जा रहा है, जो कुपोषण युक्त उनको भोजन दिया जाता था, उनसे वो वंचित हो रहे हैं। रूपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। धनबाद और गुमला के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने जमशेदपुर में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई। जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर राज्य सरकार को वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। सरकार ने अभी तक कुछ भी हम लोगों के पास मैसेज नहीं भेजे हैं जो क्या मांग पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कोई भी मांग फालतू नहीं है जो कि अनिवार्य है। हम लोग बच्चा का जन्म से लेके और
मृत्यु तक का सारा काम करते हैं सभी सेविका सहायिका। हम लोग सुबह 8 बजे जो स्कूल खोलते हैं तो रात को 10-11 बजे तक हम लोग का काम रहता है। तो इसीलिए इस बार अगर सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, ना किसी को देने देंगे। क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग की जो 8 सूत्र मांग है वो हम लोग का मांग अभी तक सर नहीं सुने हैं, जबकि उनको बताया गया था मुख्यमंत्री को, और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।